इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने से पहले सबसे फर्स्ट बेटा अपन देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशन फॉर ईएम वेव। मैक्सवेल ने मैथमेटिकली अपन कह रहे कि ईएम वेव को प्रूव किया कि ये ट्रांसवर्स नेचर रखती है और उसके लिए कुछ इक्वेशन दिया। तो सबसे फर्स्ट बेटा अपन पढ़ रहे मैक्सवेल इक्वेशन फॉर ईएम वेव बेटा। मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल इक्वेशन में अपन कहेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। बोलो बेटा क्या होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस? गॉस लॉ फॉर Q back. इलेक्ट्रोस्टैटिक। yes, q enclosed upon epsilon naught and that is called Gauss law for electrostatics. Gauss law for electrostatics. सेकेंड बेटा अपन कह रहे हैं क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो। ये बेटा कौन सा लॉ है बोलो? क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो, ये कौन सा लॉ है? स्थिति बताओ कौन सा लॉ ये? निशा कौन सा लॉ है बेटा ये? Sir, ampere circuit law. नहीं बेटा, बी डॉट डी एल होता वो, ये बी डॉट डी एस है। ये होता गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। बी डॉट डी एस हमेशा मैग्नेटिज्म के लिए जीरो रहता है, तो इसको अपन कहेंगे गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। थर्ड हम कहेंगे क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल। इसको बेटा अपन कह सकते हैं माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, और इसको हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बेटा यूज किया था फैराडेज लॉ। फिर अपन बात करें फोर्थ क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, और उसी को अपन क्या कहेंगे म्यू नॉट इंटू बेटा अपन करें आई, म्यू नॉट इंटू आई, एंड दैट इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये अपन कह रहे चार इक्वेशन है जिसको मैथमेटिकली अप्रूव किया था। अभी इसी इक्वेशन के बेसिस पर मैक्सवेल ने ये बताया कि क्लोज जब कैपेसिटर चार्ज होता है, तो कैपेसिटर चार्ज होता है तो उस केस में करंट जो है वो कुछ और करंट, या ड्यूरिंग अपन कह रहे कि प्लेट्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एक करंट फ्लो होती है जिसके डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। Done, sir. तो यहाँ से बेटा नेक्स्ट हेडिंग लगाओ मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन करंट। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या? तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट, एज वी नो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट produces a magnetic field। एम्पियर सर्किट लॉ में हमने देखा है
कि बी डॉट डी एल वो बेटा म्यू नॉट इंटू एनक्लोज करंट होता है। तो एज वी नो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। Maxwell showed Maxwell showed that a changing electric field must also produce must also produce a magnetic field. A magnetic field. During charging of capacitor, during charging of capacitor, during charging of capacitor, the current between plates of the capacitor, plates of the capacitor is called displacement current. डिस्प्लेसमेंट करें जब अपन कह रहे कि कैपेसिटर चार्ज होता है बेटा, जैसे ये अपन कह रहे कि एक कैपेसिटर है, ये अपने पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे अपन कह रहे हैं यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि सपोज इसके बीच में एक पॉइंट अपन ले रहे हैं, और जैसे अपन कह रहे कि कैपेसिटर चार्ज होता है, तब अपन कह रहे कि इसके बीच में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा। और ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपन कह रहे, ये सपोज एम्पियर्स लूप लिया बेटा, एम्पियर्स लूप। तो जब अपन कैपेसिटर यहाँ पे अपन अगर लूप लेते हैं तो बेटा एनक्लोज करंट क्या होगा, आईसी। जब इसके अंदर लूप लेंगे तो करंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, according to Maxwell, according to Maxwell, closed integral B dot dl equals to mu naught into IC प्लस समथिंग अननोन होगा, और यही अननोन क्वांटिटी उसने का डिस्प्लेसमेंट करें। मतलब अपन कह रहे हैं कि जब कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में तो करंट आईसी है, बट प्लेट्स के बीच में जो करंट फ्लो हो रही है वहां पर भी अपन एम्पियर्स लॉ अगर अप्लाई करें तो कुछ न कुछ एनक्लोज करंट होनी चाहिए, और वो करंट अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा। इसी अननोन करंट को उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम। दिस अननोन क्वांटिटी is called this unknown quantity is called Maxwell displacement current। Maxwell displacement current। उसी अननोन क्वांटिटी को हम मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे। अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर के अंदर अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड क्या होता है बेटा,
electric field between plates of the capacitor. Electric field between plates of the capacitor. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हम कह सकते हैं कि E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, और यहाँ से बेटा सिग्मा को अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। इसी को ई सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q बाई ए, एंड Q बाई ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई हो गया। मीन्स हम कह सकते हैं कि dq बाई dt या Q इक्वल्स टू बेटा आपने लिखा एप्सिलॉन नॉट ई ए, और उसको दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफाइन करें तो डेल्टा क्यू एप्सिलॉन नॉट, और ई ए उसको अपन फाई कह सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। यहाँ पे फाई ई उसको हमने कहा ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू बेटा एरिया वेक्टर, वो अपन करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट अपने को मिला एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई ई अपॉन डेल्टा टी के इक्वल है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। इस डिस्प्लेसमेंट करंट को अपन एम्पियर्स लॉ में रखेंगे तो वो इक्वेशन अपने को मिलेगा एम्पियर्स मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। आंसर। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं म्यू नॉट आई सी प्लस अपन कह रहे कि आई डी। आई सी जो है, ये जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल, पहले एम्पियर्स लॉ था, उसके बाद में मैक्सवेल ने जब डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन किया तो इक्वेशन हो गया मैक्सवेल्स एम्पियर इक्वेशन, मैक्सवेल एम्पियर्स इक्वेशन। और इसमें जो आईसी है उसको अपन कहेंगे कंडक्शन करंट, आईसी इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। आईडी वो किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई ई अपॉन डेल्टा टी, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये अपने पास कंडक्शन करंट और आईडी को बेटा आपने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं, पहले नोट करो ये।
बोलो बेटा क्या मिला? हो गया बेटा? कितना होगा? 144 10⁻⁻⁴, और उसको हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। फिर सी जो है, ए को हमने लिख दिया 3.14 इंटू 1.44 10⁻⁻²। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, और डी 5 मिलीमीटर है, तो उसको अपने लिखा 5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर हो गया। मीन्स इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 80.1 इंटू 10⁻⁻12 फैरड, और उसको हम कह सकते हैं 80.1 पिको फैरड। ये बेटा इसका आंसर होगा 80.1 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। फिर इसमें एक और चीज पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा दूसरा पार्ट इसने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो अपन कह रहे कि इन जनरल Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू V। मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करता हूँ, dQ बाई dt। C कांस्टेंट है, उसको अपने लिखा dV बाई dt। dQ बाई dt करंट I के इक्वल है क्योंकि कांस्टेंट चार्जिंग करंट है, और उसको हमने लिखा C dV बाई dt। हमें dV बाई dt चाहिए, तो dV बाई dt को अपन लिख सकते हैं I अपॉन C। बेटा I की वैल्यू उसने कहा है 0.15 एम्पियर है, तो 0.15। C की वैल्यू हमें मिला 80.1 इंटू 10⁻⁻12, और उसको हम लिख सकते हैं 1.873 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट पर सेकेंड। ये बेटा इसका आंसर है। सर मुझे 80.03 मिला। हाँ वो 80.03 अप्रोक्सीमेट सेम ही है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो पाई को अपन कितना रखते हैं उस पर डिपेंड करेगा, तो थोड़ा सा वेरिएशन चलेगा। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करो। सर ये 0.15।
यस 0.15 था, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट करंट सेम मिलेगा। जो चार्जिंग करंट है वही डिस्प्लेसमेंट करंट है। मीन्स यहाँ पे अपने लिखा सेकेंड मीटर डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट को हमने लिखा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फाई ई, उसको अपन ई और ए लिख सकते हैं। तो डी बाई डी टी फाई ई, फाई ई को हमने लिखा ई इंटू ए, तो उसको अपने लिख सकते हैं 8.85 10⁻⁻12 डी बाई डी टी ई इंटू ए हो गया। तो इसको अपने लिखा 8.85 10⁻⁻12 और ये अपने को मिला, ए को बाहर ले लिया, डी ई बाई डी टी। अभी ई को अपन क्या लिख सकते हैं? ई को अपन लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई ए एप्स नॉट। तो यहाँ से देखो बेटा क्या मिल रहा है अपने को, इसको अपने लिखा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ए हो गया और अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या था? करंट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट। डी क्यू बाई डी टी क्या था? आई सी। तो हम ये कह सकते हैं कि आई सी जो है वो बेटा आई डी के इक्वल होगा, सॉरी आई डी जो है वो आई सी के इक्वल होगा, और उसकी वैल्यू 0.15 एम्पियर था। ये अपने पास। फिर ये कह रहा है बेटा थर्ड पार्ट, इज किरचॉफ करंट रूल वैलिड? बिल्कुल वैलिड हो रहा है, क्योंकि अपन कह रहे हैं इस पूरे सर्किट में, या अपन कह रहे कि ड्यूरिंग चार्जिंग जो कैपेसिटर की चार्जिंग करंट है वो अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है। तो हम थर्ड पार्ट में अपन कह सकते हैं कि यस किरचॉफ्स रूल इज वैलिड। यस किरचॉफ्स रूल इज वैलिड। At each plate of the capacitor provided electric current बस ये लिख लो। यस किरचॉफ्स रूल इज वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, मतलब इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि आई सी जो है वो आई डी के इक्वल होगा। इनकमिंग करंट कंडक्शन करंट हो गया, आउटगोइंग करंट डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, तो आई सी इक्वल्स टू आई डी के इक्वल होगा। कैंसिल। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर रखती है, उसको अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे।
तो हम कह सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves has transverse nature in which electric field and magnetic field both oscillates perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. Also perpendicular to the direction of propagation. Transverse nature of EM wave is proved by is experimentally proved by Hertz. Experimentally proved by Hertz. साइंटिस्ट जो हर्ट्स थे उन्होंने इसको प्रूव किया था. The device which they used is called Hertzian dipole. उसका नाम हर्ट्जियन डाइपोल रखा गया. अभी होता कैसे था बेटा, तो यहाँ से अपन कह रहे हाई वोल्टेज पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इंडक्शन कॉइल लगाया. यहाँ पे अपन कह रहे कि स्फेरिकल बॉल है, उससे एक कंडक्टिंग रॉड अटैच की. जैसे हाई वोल्टेज अपन इसमें प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है. जैसे जैसे डिस्टेंस अपन बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट भी डिक्रीज होते रहेंगे. इसमें बेटा इसकी वर्किंग क्या है, ये अपन कह रहे इंडक्शन कॉइल है. हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए इंडक्शन कॉइल यूज करते थे. ये स्पार्क गैप है जिसके अंदर स्पार्क प्रोड्यूस होता है, स्पार्क गैप. अभी देखो वर्किंग क्या. इनिशियली सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था, तो इस रॉड के कारण था, रॉड के बीच में गैप है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगते ही अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन्स स्पार्किंग के फॉर्म में ऐसे निकलना स्टार्ट होंगे. एक मोमेंट ऐसे आएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिवली हो जाएगा क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वो नेगेटिवली चार्ज आ गया. तो एक अपन कह रहे नेगेटिव चार्ज तो दूसरा फर्दर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो गया. तो इस टाइप से अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पार्क गैप के बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, और उसके परपेंडिकुलरली हम कह रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऑसिलेट करेगा. इसकी जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है. देखो यहाँ पे when we apply the high voltage to the inductor, sorry, high voltage when we apply high voltage
Then, due to strong electric field, the strong electric field between gap, electron starts sparking, electron starts as a sparking due to which negative becomes less negative, negative becomes less negative, and positive becomes less positive. And finally, positive becomes negative, negative, and negative becomes positive. Due to this, electric field also changes its direction. Electric field also changes its direction. Hence, electric field oscillates. Electric field oscillates between the gap simultaneously. Magnetic field magnetic field also oscillates perpendicularly. The frequency of oscillation the frequency of oscillation is equal to the frequency of oscillation of EM wave. The frequency of oscillation is equal to frequency of oscillation of EM wave. अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि ये तो EM wave प्रोड्यूस होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे बेटा? EM wave एक दूसरे के परपेंडिकुलर. Sir, could you go back? Yes. Hence, both oscillates perpendicular to each other. So, it has transverse nature. It has transverse nature. Sir, could Yes. you tell what is after between the between the Uh, After एक मिनट. When hence we electric field? okay. When we apply the high voltage, then due to strong electric field between gap, electrons starts as a sparking, due to which negative becomes less negative and positive becomes less positive. And finally, positive becomes negative and negative becomes positive. Due to this, electric field also changes its direction. Hence, electric field oscillates between the gaps simultaneously. Magnetic field also oscillates perpendicularly. The frequency of oscillation is equal to the frequency of oscillation of EM waves.
Hence both oscillates perpendicular to each other as so it has transverse nature. दोनों perpendicular एक दूसरे के oscillate करते हैं इसलिए उसको अपन transverse nature कहेंगे. Sir, can you also show the previous slide? Done, sir. यहाँ से उठा अपन कह रहे हैं कि अगर इसका डायग्राम अपन ड्रॉ करें. Could you go back? I didn't finish. Yes. None, sir. इसका प्रोपागेशन तो अपन दिखाए. ये सपोज अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो y डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है. मैग्नेटिक फील्ड इन एंड आउट z डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं. दूसरा बेटा अपन कहेंगे यहाँ पे अपन कहेंगे एट नियर पॉइंट या एट क्लोजर at near point to the spark gap, near point to the spark gap, the phase difference between electric field and magnetic field electric field and magnetic field is pi by 2 and their magnitude quickly decreases as 1 upon r cube. R is the distance these components is called these components are called inductive component. Inductive component. अगर बेटा वही फार पॉइंट की हम बात करें, नोट करो
दूसरा बेटा अपन कहेंगे एट फार पॉइंट, at far point 2 the spark gap electric field and magnetic field at far point to the spark gap electric field and magnetic field both oscillates in same phase beta, in same phase and magnitude decreases as per 1 upon r beta, as per 1 upon r. These components is called radiative component, radiative component. इस कंपोनेंट को अपन रेडिएटिव कंपोनेंट कहेंगे। तो ये बेटा अपन कह रहे हैं कि ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, रेडिएटिव इंडक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, दोनों में कितना फेज डिफरेंस होता है वो अपने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एक लेक्चर इसमें बेटा और लगेगा जिसमें अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव देखेंगे, जिससे रिलेटेड अपने को मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्तुति, आप कल कितने बजे टेस्ट लिखने वाले हो? सर एक्चुअली कल की जगह परसों दे सकती हूँ क्योंकि कल बाहर जाने वाली हूँ। ओके ठीक है। सर आप परसों 5 बजे। ओके ठीक है। और निशा आप अभी नेक्स्ट टेस्ट कब लिखने वाले हो? Sir, I can write on Sunday. संडे, नेक्स्ट संडे? हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट संडे का आपका जो टेस्ट रहेगा ईएम वेव, मतलब सिलेबस रहेगा ईएम वेव एंड एसी, यस सर। है ना, या एक चैप्टर ईएम वेव? सर ईएमआई भी बाकी है ना? हाँ नहीं नहीं, ईएमआई नेक्स्ट चैप्टर ईएमआई और एसी या दोनों? Sir, sir, can I tell you on Tuesday? ओके ठीक है। Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट।